नमस्कार मित्रों, मैं सभी खत्री, स्वागत है आपका वसंत क्लासेस में। चलिए शुरू करते हैं। पिछली क्लासेस में अपन ने जो ग्रामर के अपन के एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। चलो और कुछ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आज का अपना क्वेश्चन है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि जो जो क्वेश्चन पिछली क्लास में अपन ने सारे समझे थे, ठीक है, उन्हीं को वापस कुछ और एग्जांपल से आज क्लियर करेंगे। ठीक है, देखिए पहला सवाल, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि आपको इन एग्जांपल में, इन क्वेश्चन में से क्या फील करनी है, करेक्ट फॉर्म फील करनी है। वो कैसे? इंग्लिश पहचान शब्द की आपको पहचान करके टेस्ट की पहचान करनी होगी, ऐसे भी पढ़नी होगी। पहला एग्जांपल देखिए, द अर्थ खाली जगह अराउंड द सन। अब देखिए यहाँ पे कोई इंग्लिश पहचान शब्द दिख रहा है? नहीं दिख रहा। सेंटेंस है, आपको यदि इंग्लिश पहचान शब्द नहीं दिख रहा तो आप क्या करो, इस सेंटेंस की टूटी फूटी हिंदी बना दो, जैसे ही बन रही है। टूटी फूटी हिंदी कैसे भाई? द अर्थ को क्या कहेंगे? पृथ्वी। राउंड को क्या कहेंगे? चारों तरफ। द सन को क्या कहेंगे? सूर्य। अब देखो एमबी क्या दी हुई? मूव। मूव का मतलब क्या होता है? हिलना, ठीक है, या चक्कर लगाना, ठीक है। तो इसका यदि मैं टूटी फूटी हिंदी बनाऊं तो क्या बन जाएगी कि भाई आपके पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। अब ये भाई पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, ये आपका कैसा वाक्य हो गया? ठीक है, ये आपके वाक्य हो गया सार्वभौमिक सत्य की बात का, या वैज्ञानिक तथ्य। भाई जो आपके पृथ्वी है वो चक्कर लगाती है, सार्वभौमिक सत्य है, हमेशा सत्य रहेगा, कभी टलने वाली चीज नहीं है। ठीक है, तो सार्वभौमिक सत्य की बात हो, वैज्ञानिक तथ्य, गणितीय तथ्य, या कोई पूर्व अर्थात की मतलब कहूं तो कहावतें दी भी हो, तो वहां पे कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट डेफिनेट। ओके, प्रेजेंट डेफिनेट का वाक्य कैसा है? सिंपल टाइप का, एचविथ लगेगा नहीं। एमबी के साथ एस या जुड़ेगा कब? जब आपके सब्जेक्ट क्या हो? एक वचन करता। द अर्थ क्या? एक वचन करता, ठीक है, तो इसमें जो एमबी है उसके साथ एस जुड़ जाएगा, अर्थात यहाँ पे क्या आ जाएगा? मूव्स। तो इसमें उत्तर आपके क्या हो जाएगा? मूव्स। ओके, अगला देखिए, दो सेंट्स खाली जगह हिम्स फॉर हाफ एन आवर। ओके, अब देखिए यहाँ पे इंग्लिश प्रेजेंट शब्द क्या हो गया? इंग्लिश प्रेजेंट शब्द यहाँ पे हमने पढ़ा है फॉर हाफ एन आवर। भाई फॉर दिया हुआ है, फॉर किस में आता है? सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम। जितने भी परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है ये सब में यही होता है, सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम। लेकिन अब भाई तीनों में यही होता है, ठीक है, तो इन तीनों में आप डिफरेंस कैसे करोगे? भाई तीनों में यही होता है, सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम। टाइम दिया है हाफ एन आवर, आधा घंटा। तीनों में सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम होगा तो आप डिफरेंस कैसे करोगे? डिफरेंस प्रकार होगा कि भाई देखो इस पूरे वाक्य में आपको कोई ऐसी चीज नजर आ रही है जिससे आपको पता चले कि ये पास्ट का वाक्य। कोई ऐसा शब्द नजर आ रहा है? नहीं। इसी वाक्य में कोई ऐसा शब्द नजर आ रहा है जिससे आपको पता चले कि भाई फ्यूचर का वाक्य है, भविष्य का वाक्य है। दिख रहा है कोई वाक्य शब्द दिख रहा है? ऐसा नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये किस टेंस का हो गया? प्रेजेंट टेंस का। किस टेंस का हो गया? प्रेजेंट टेंस का। भाई सिंस फॉर ऑल आपके परफेक्ट कंटिन्यू को होती है, लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रकार के पास्ट की या फ्यूचर की पहचान नहीं दी हुई, फ्यूचर के कोई शब्द ऐसा नहीं दिया हुआ, तो ये कौन सा टेंस हो गया? आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू के हिसाब से आप एचवीएम लगोगे, तो यहाँ पे एचवी की बात करूं तो हो जाएगी हैज बीन और हैव बीन, और एमबी की बात करूं तो आईएनजी फॉर्म। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है? दो सेंट्स, यानी कि वे संत। वे संत क्या है? बहुवचन करता। बहुवचन करता के हिसाब से यहाँ पे क्या आ जाएगी? हैव बीन सिंगिंग। ओके, एचवी होती है आपकी हैज बीन, हैव बीन, और एमबी होती है आईएनजी फॉर्म होती है, इसलिए यहाँ पे लग गया हैव बीन सिंगिंग बहुवचन करता के हिसाब से। ओके, तीसरा एग्जांपल, गांधी जी खाली जगह अ डिस्कस ऑन प्रेयर मेनी इयर्स एगो। अब यहाँ पे देखिए इंग्लिश प्रेजेंट शब्द क्या हो गया? एगो, जो कि कौन से टेंस में आता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से आपको एचवी भी पढ़नी है। लेकिन यहाँ पे वाक्य कैसा है? सिंपल टाइप का है। सिंपल टाइप के वाक्य होता है। पास्ट इंडेफिनिट का जो सिंपल वाक्य उसमें एचवी तो लगत नहीं। जो एमबी होती है उसकी कौन सी फॉर्म रहती है? सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म रहती है? सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए आप कौन सा आपका शब्द है या ऑप्शन है जो सेकंड फॉर्म में, तो शब्द कौन सा है यहाँ पे? गेव। कौन सा है? गेव। तो सही उत्तर आपके क्या हो जाएगा? गेव। डन। अब देखिए अगला, द एनुअल एग्जामिनेशन खाली जगह नेक्स्ट वीक। अब यहाँ पे इंग्लिश पहला शब्द क्या हो गया? नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक का मतलब होता है अगले हफ्ते, ठीक है, या आने वाला सप्ताह। नेक्स्ट प्लस टाइम किस में आता है? आपके फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो फ्यूचर इंडेफिनिट के हिसाब से एचवी में लग जाएगी। फ्यूचर इंडेफिनिट में होती है एचवी क्या? विल शेयर, ठीक है, और एमवी की फर्स्ट फॉर्म। तो आपके आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या? ए, विल स्टार्ट। डन। अगला देखो, इंडिया खाली जगह फ्रीडम इन 1947। अब यहाँ पे देखो पहचान शब्द कोई दिख रहा है? सर नहीं दिख रहा। तो इसकी आप क्या करो? टूटी फूटी हिंदी बनाओ। वही सीधी चीज है, इंडिया भारत खाली जगह भाई गेट दी हुई है, सब में गेट दी हुई, गेट, गॉट, गेट्स, गेट, गेटिंग, यानी कि मूल अपनी अभी क्या है? गेट, ठीक है। फ्रीडम इन 1947। अब 1947 की बात हो रही है, यानी कि भूतकाल की बात हो रही है।
तो मैंने आपको पहले कहा था भाई किसी वाक्य में कोई पुरानी बात, इतिहास की बात, ठीक है, भूतकालिक घटना कब बोध हो जाए या पता चले अपने को, तो वहां पे कौन सा टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से आपको एचवीएम करनी। वाक्य कैसा है आपके, सिंपल टाइप का, यानी सिंपल के हिसाब से बढ़ेंगे, यानी एचवी तो आएगी नहीं, ठीक है। एमवी की कौन सी फॉर्म लग जाएगी, सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे आंसर आपके क्या हो जाएगा, गॉट। क्या हो जाएगा, गॉट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यानी आपको जो सेंटेंस दिए हुए वो डायरेक्ट स्पीच में दिए हुए, इनको इनडायरेक्ट में बदलना है। तो देखो पहला यदि मैं चेंज करूं तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले जो सब्जेक्ट दिया हुआ है उसको एज इट इज रखो, लाइन शो। उसके बाद में जो पहला परिवर्तन होगा वो किसमें होगा, सेटुम होगा। सेटुम किसके अनुसार होगा, जो आपके ये मैटर है उसके अनुसार। ये वाक्य है वो कैसा दिया हुआ है, टेंस का वाक्य, सिंपल वाक्य है, वो भी नेगेटिव वाला नहीं है, सिंपल वाक्य है, टेंस का है, ठीक है। तो यहाँ पे सेट टू के स्थान पर क्या आ जाएगा आपके, टोल्ड। क्या आ जाएगा, टोल्ड। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है गॉड, वो एज इट इज रहेगा। अब दोनों वाक्यों को कनेक्ट करना है, ठीक है, तो कनेक्टिव वर्ड आपके क्या लग जाएगा, दैट। अब इस वाले मैटर को चेंज करना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट को चेंज करो। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, आई। आई किस में आता है आपके, फर्स्ट पर्सन में। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा, आपके सब्जेक्ट के अनुसार। मैंने एक रूल बताया था आपको, याद है, सन बटा 123। भाई आई है वो आपके कौन सा है, फर्स्ट पर्सन का मैटर है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन का है, तो किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, लेंचो। तो लेंचो के हिसाब से यहाँ पे सार्वनामिक शब्द क्या आ जाएगा आपके, ही। उसके बाद में आगे चेंज करना है, ठीक है, तो आगे चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा आपके, ये टेंस कौन सा है, पास्ट, सॉरी ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है, इसको चेंज करोगे किसमें चला जाएगा, पास्ट कंटिन्यू में। पास्ट कंटिन्यू में एचवी सॉरी एचवी क्या होती है आपके, वाज वर, ही। एक वचनकर्ता के हिसाब से एचवी क्या आ जाएगी, वाज। बचा क्या, एम लॉस। बस सिंपल। सब्जेक्ट को एज इट इज रखा, सेड टू को अपने टोल्ड कर दिया क्योंकि यहाँ पे वाक्य सिंपल टाइप का था, ठीक है। उसके बाद में इसका जो ऑब्जेक्ट था उसे एज इट इज रखा, कनेक्टिव वर्ड दोनों बीच में दैट लग गया, डन। उसके बाद में अपने को यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज करना था, आई, जो फर्स्ट पर्सन है किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे सार्वनामिक शब्द लूं यदि लेंचो के लिए तो क्या आ जाएगा, ही। अब यहाँ पे टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यू चेंज हो जाएगा किसमें, पास्ट कंटिन्यू। पास्ट कंटिन्यू एचवी लग जाएगी क्या, वाज, एक वचन करता है के हिसाब से, और बाकी जो बचा इन लॉस एज इट इज, और वाक्य खत्म। ओके, दूसरा एग्जांपल इसी का क्या है, द कंडक्टर से टू वली आर यू ऑल डन। देखो इसका बनाओ, सबसे पहले द कंडक्टर एज इट इज, उसके बाद में से टू परिवर्तन होगा। लेकिन यहां वाला जो मैटर है वो कैसा है, इंटरोगेटिव में। इंटरोगेटिव में तो इंटरोगेटिव में जब ये वाला मैटर हो तो से टू के स्थान पर क्या आ जाता है आपके, आस्क्ड। क्या आ जाता है, आस्क्ड। और यहां का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या रहता है, एज इट इज, डन। फिर इन दोनों वाक्यों को कनेक्ट करना है तो कनेक्टिव वर्ड यहाँ पे क्या लग जाएगा, इफ। फिर मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि आगे जो सेंटेंस रखता है उसको आपको सिंपल के हिसाब से बनाना है। सिंपल के हिसाब से बनाना है इसका मतलब क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यू, इसको आगे लाओगे। लेकिन यू आपके कौन से पर्सन में, सेकंड पर्सन में। सेकंड पर्सन के हिसाब से ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपके, वली। वली यहाँ पे क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। वली के हिसाब से सार्वनामिक शब्द यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी। ये मैंने लिख दिया सी। अब यहाँ पे टेंस कौन सा है आपके, प्रेजेंट कंटिन्यू। चेंज किस में हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यू में। पास्ट कंटिन्यू कैसे भी लग जाएगी तो यहाँ पर जाएगा वाज। बचा क्या, ऑल डन। अब अपन ने इसको सिंपल के हिसाब से बनाया तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह भी हट जाएगा। ओके भाई, तो कंडक्टर का एज इट इज रखा। यहाँ वाला जो मैटर था वो इंटरोगेटिव में था तो से टू की जगह पे आस्क्ड हो गया। यहाँ का जो ऑब्जेक्ट था उसे एज इट इज रखा। यहाँ पे वाक्य दिया आपके इंटरोगेटिव में तो कनेक्टिव वर्ड यहाँ पे क्या लग जाएगा, इफ। बाकी जो मैटर बचा उसे सिंपल के हिसाब से बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा यू, जो कि सेकंड पर्सन में ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट के अनुसार वल्ली के हिसाब से सार्वनामिक शब्द किया जाएगा, सी। उसके बाद में प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में किसमें चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यू में। पास्ट कंटिन्यू के हिसाब से एचवी लग जाएगी, वाज। और बाकी जो मैटर बचा है ऑल डन, और क्वेश्चन वहां कट जाएगा क्योंकि सिंपल के साथ बनाया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग कनेक्टिव गिवन इन द ब्रैकेट।
यानी आपको सेंटेंस दिए हुए हैं, ठीक है, और कुछ एक शब्द दिए हुए हैं, ठीक है, उनको जोड़ जोड़ के आपको इन दोनों वाक्यों को ऐड करना है। दो अलग अलग वाक्य दिए हुए, तीनों वाक्यों में तीनों वाक्यों में तीनों एग्जांपल में आपको अलग अलग वाक्य दिए हुए और कुछ एक शब्द दिए हुए, इन शब्दों को जोड़ के आपको वाक्यों को भी जोड़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है आपके इट इज वेरी कोल्ड, बहुत ठंड है, वी कैन नॉट सिट आउट इन द ओपन, हम खुले में बाहर नहीं बैठ सकते। अब दो शब्द दिए हुए टू और टू, इस टू का मतलब होता है क्या, बहुत, ठीक है, और इस टू का मतलब कहां पे उपयुक्त होता है, जहां पे एक एमबी से दूसरे एमबी, ठीक है, उन दोनों के बीच में इस टू का प्रयोग किया जाता है। ओके, अब यहां पे देखिए टू का अर्थ किसके अर्थ में होगा, एक तो बहुत के अर्थ में, एक आपके होता है भी के अर्थ में भी होता है, लेकिन यहाँ पे आपके किस अर्थ में होगा, बहुत के अर्थ में, ठीक है। तो पहला वाक्य देखो, इट इज वेरी कोल्ड, ठीक है, इट इज वेरी कोल्ड, यहाँ पे वेरी दिया हुआ है, वेरी का मतलब क्या होता है, बहुत, जबकि अपने को बहुत के अर्थ में एक शब्द दिया हुआ है टू, इसका मतलब ये वाला शब्द हट जाएगा, ये वाला शब्द हट जाएगा। तो बनाओ, सबसे पहले जो पहले वाक्य के सब्जेक्ट और एचवी है उसको एज इट इज लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है वेरी, जिसका अर्थ होता है बहुत, लेकिन बहुत के अर्थ में अपने शब्द दिया हुआ है टू, तो मैंने यहां पे लिख दिया टू। बचा क्या, कोल्ड। अब दूसरा सेंटेंस उठाओ, ठीक है, दूसरा सेंटेंस उठाओ और यहाँ पे जो सब्जेक्ट एमबी दिए हुए हैं, ठीक है, सब्जेक्ट एमबी दिए हुए हैं उनको हटा दो, दूसरा वाक्य उठाया और उसके जो सब्जेक्ट एमबी दिए हुए हैं, ठीक है, सॉरी सब्जेक्ट और एचबी, भाई यहाँ पे कैन दिया हुआ है, कैन भी एक प्रकार क्या होती है, एचबी होती है, ठीक है, तो सब्जेक्ट एचबी हटा दो, ठीक है, यहाँ पे जो नॉट है वो भी साथ साथ में हट जाएगा और किसका प्रयोग हो जाएगा बीच में, टू का। बचा क्या, सेट आउट इन द ओपन। डन। क्या हो जाएगा भाई, सबसे पहले आपने पहले वाक्य एक सब्जेक्ट एचवी लिख दी, वेरी दिया हुआ है बहुत, इसका अर्थ होता है बहुत, लेकिन बहुत के अर्थ में अपने शब्द दिया हुआ है टू, तो अपने टू लिख दिया और कोल्ड एज इट इज। फिर दूसरे वाक्य को ऐड करना है किससे, टू से, तो बीच में टू लिख दिया और जो आपके सब्जेक्ट और एचवी दी हुई थी उनको हटा दिया, इनके साथ जो नॉट था वो भी चला गया और बाकी वाला मैटर एज इट इज। डन। अगला देखिए, मोहन विल परचेज अ कार, ही विल परचेज अ स्कूटर, यानी कि दोनों वाक्य दिए हुए कि मोहन एक कार खरीदेगा, मोहन एक स्कूटर खरीदेगा, दो वाक्य दिए हुए, दोनों का ऐड करना है बोथ और एंड से, बोथ का मतलब होता है दोनों, ऐड का मतलब होता है और, ठीक है। अब इन दोनों वाक्य में कॉमन चीज क्या है, मोहन विल परचेज, मोहन विल परचेज, दोनों वाक्य में कॉमन चीज क्या है, मोहन विल परचेज, लेकिन अलग चीज क्या है, अ कार अ स्कूटर, दोनों चीज अलग क्या है, अ कार स्कूटर। जो पहले कॉमन चीज है वो लिख लो, तो पहले जो कॉमन चीज है वो लिख लो, मोहन विल परचेज। अब देखिए आगे क्या दिया हुआ है, आपके जो कॉमन चीज थी वो लिख दी, अब इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है, और आपकी अलग चीजें कौन सी है, अ कार अ स्कूटर, तो दोनों शब्दों से पहले आप क्या लिख दो, बोथ। अब पहली चीज क्या है, अ कार, ये लिख दिया मैंने अ कार। दूसरा शब्द आपको क्या यूज करना है, एंड, और दूसरी वस्तु क्या है, अ स्कूटर, तो यहां पे लिख दो अ स्कूटर। ओके। तीसरा वाक्य देखिए, द क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट दैट दे कैन नॉट सॉल्व इट। ओके, इसका बनाना है तो देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले पहला जो सेंटेंस है उसके सब्जेक्ट और एस इट इज लिख दो, तो लिखो द क्वेश्चन इज, अब देखो क्या लिखा हो, वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, अपने को ऐड किससे करना है, सो दैट, सो का मतलब यहां पे क्या होता है, बहुत, सो का मतलब इसलिए भी होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे किसके अर्थ में प्रयुक्त करेंगे, बहुत के अर्थ में, और दैट का यहाँ पे क्या हो जाएगा, की। समझी बात। तो देखिए सबसे पहले आपने सब्जेक्ट और एचवी लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया तो क्वेश्चन इज लिख दिया, एचवी लिख दी, उसके बाद में वेरी लिखा, वेरी का मतलब क्या होता है, बहुत, लेकिन बहुत के अर्थ में अपने को यहाँ पे क्या प्रयुक्त करना है, सो, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सो। उसके बाद में क्या दिया भाई, डिफिकल्ट, तो ये लिख दो डिफिकल्ट, भाई वेरी तो हट जाएगा, वेरी का अर्थ भी बहुत होता है, लेकिन यहाँ पे अपने प्रयुक्त क्या करना है, सो, तो वेरी की जगह आ गया सो। अब दूसरा जो वाक्य है, ठीक है, इन दोनों वाक्यों कनेक्ट करना पड़ेगा, तो बीच में क्या लग जाएगा आपके, दैट, और इस वाले वाक्य के जो सब्जेक्ट और एचवी है वो हट जाएंगे और बचेगा जो मैटर वो लास्ट में आ जाएगा।
समझ बात? अच्छा सॉरी, एक मिनट, यहाँ पे मैंने गलती कर दी। यहाँ पे आपको क्या करना था कि भाई द क्वेश्चन इज, यानी कि सब्जेक्ट और एचवी आ गई, ठीक है, और यहाँ पे बहुत के अर्थ में क्या दिया हुआ है 100, तो आपने वेरी हटा के 100 लिख दिया, और डिफिकल्ट एज इट इज दोनों वाक्य कनेक्ट करना था तो दैट लिख दिया, और बाकी यहाँ पे जो मैटर बचता है उसको एज इट इज लिखा जाता है। दे कैन नॉट सॉल्व। दूसरे वाक्य कैसे हुए भी आपके केवल और केवल जो टू और टू वाले वाक्य होते हैं उन्हीं में हटते हैं, बाकी नहीं हटते। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे आपको क्या करना है कि पहले वाक्य से दूसरे वाक्य को डायरेक्ट एम से कनेक्ट करना होता है, इसलिए यहाँ पे जो बीच वाला सब्जेक्ट एचवी होता है वो हट जाता है, ठीक है। यहाँ पे नहीं हटता, डेट के बाद में जो बाकी वाला मैटर होगा, ये जो रहा दे कैन नॉट सॉल्व इट, वो एज इट इज वापस आ जाएगा। समझिए बात? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द रिलेटिव प्रोनाउन गिवन इन द ब्रैकेट। एग्जांपल दिए हुए हैं आपको, ठीक है, दोनों में दो दो वाक्य दिए हुए हैं, दोनों को ऐड करना है किससे? आपके रिलेटिव प्रोनाउन से। हुज का मतलब क्या होता है? जिसका, जिसकी, जिसके, जिसका, जिसकी, जिसके। हु का मतलब क्या होता है? जो। हु का मतलब क्या होता है? जो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इंडिया इज वेरी बिग, पहला एग्जांपल है, इंडिया इज वेरी बिग, इट्स पॉपुलेशन इज वेरी मच, यानी भारत बहुत बड़ा है, इसकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये सेंटेंस दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको क्या ऐड करना है? हुज ऐड करना है। हुज का मतलब क्या होता है? जिसका, जिसकी, जिसके, ठीक है। तो यहाँ पे जिस वाक्य में, यानी वाक्य में जिस शब्द के में इसका, इसकी, इसके, उसका, उसकी, उसके, यानी कि लास्ट में का, की, के का शब्द हो, उसी को हटा के इसका प्रयोग किया जाएगा। भाई मैं कह दूं कि यह चीज इसकी है, उसकी है, ठीक है, जिसकी भी है, ठीक है, यदि मेरे को इसका प्रयोग करना है तो शब्द को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका, उसकी, ठीक है, इनका, उनका के प्रयोग में कौन सा शब्द दिया हुआ है? आपके इट्स। वह शब्द क्या दिया हुआ है? इट्स पॉपुलेशन, यानी कि इसकी जनसंख्या, ठीक है। तो इसकी जनसंख्या के अर्थ में आपके इट्स हटा के क्या लग जाएगा? हुज। तो यदि मैं इस वाक्य को वापस बनूंगा तो क्या बनेगा? सबसे पहले इंडिया इज वेरी बिग, इंडिया इज वेरी बिग, ओके। अब दोनों वाक्य को ऐड करना है तो ये डॉट तो बीच में से हट जाएगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? इट्स। इट्स का मतलब होता है इसकी, तो इसकी को हटाने के अर्थ में अपन ऐड करेंगे जिसकी, और जिसकी को लिखते हैं किससे? हुज। ये लिख दिया हुज। अब क्या दिया हुआ है? पॉपुलेशन, ये लो पॉपुलेशन। बचा क्या? इज वेरी मच। डन। देखिए अगला क्या दिया हुआ है? वल्ली वॉज इंटेलिजेंट, सी कलेक्टेड इंफॉर्मेशन अबाउट बस जर्नी, यानी कि वल्ली बहुत होशियार थी, उसने बस जर्नी की सारी जो जानकारी थी वह इकट्ठा, एकत्रित कर ली थी, ओके। यहाँ पे शब्द क्या दिया हुआ है? हु। उसका अर्थ होता है जो। हु का प्रयोग कहां पे होता है? सब्जेक्ट को हटाने में। कहां पे होता है? सब्जेक्ट को होता है हटाने में। दो वाक्य दिए हुए, ठीक है, दोनों में वाक्यों में दोनों वाक्य पढ़िए। वल्ली वॉज इंटेलिजेंट, वल्ली होशियार थी। सी कलेक्टेड, अब ये जो सी शब्द है वो किसके अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? वल्ली के लिए, यानी इस वाक्य में आपका सब्जेक्ट कौन है? वल्ली, और इस वाक्य में आपका सब्जेक्ट कौन है? सी, लेकिन ये सी प्रयुक्त किसके लिए हो रहा है? वल्ली के लिए। तो इस सब्जेक्ट को ना हटा के अपन किसको हटाएंगे? इसको। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डॉट हटाना है, ठीक है, तो डॉट के स्थान पर कुछ ना कुछ कनेक्टिव वर्ड, कोई ना कोई रिलेटिव प्रोनाउन ऐड तो करना पड़ेगा। तो इस सी को, यानी इस सब्जेक्ट को यहाँ पे हटा दिया जाएगा। तो आप क्या वापस बनेगा कैसे? देखिए सबसे पहले आप क्या आ जाएगा? पहले वाक्य का वल्ली एज इट इज, उसके बाद में इस वॉज इंटेलिजेंट को छोड़ दीजिए और सीधा लिख दीजिए हु। अब हु आ गया तो दूसरे वाक्य का जो सब्जेक्ट सी है वो तो हट जाएगा, बाकी जो सेंटेंस है वो एज इट इज रहेगा। कलेक्टेड इंफॉर्मेशन अबाउट बस जर्नी बचा क्या? वॉज इंटेलिजेंट, तो इसको सबसे लास्ट में लगा दीजिए। वॉज
इंटेलिजेंट। ओके डन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, यानी कि आपको जो सेंटेंस दिए वो एक्टिव वॉइस में दिए हुए, चेंज किन में करना है आपको पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करोगे भाई, सीधी चीज है, जो सेंटेंस दे रखे हैं उनमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, यानी कि जो सब्जेक्ट वो पीछे चला जाएगा, जो वाक्य का ऑब्जेक्ट था वो आगे आ जाएगा, टेंस आपके जो है वो अगले में चला जाएगा, ठीक है। और सबसे मेन चीज की जो एमवी है वो पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म में रहेगी। तो बनाओ, देखो सबसे पहले क्या कहा था मैंने कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनेंगे हर, जो कि है आगे आ जाएगा। अब हर जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है या ऑब्जेक्टिव केस में है, इसको जब मैं आगे लाऊंगा एज अ सब्जेक्ट आगे लाऊंगा तो सब्जेक्टिव केस में आएगा, तो हर का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा आपके शी। ओके, उसके बाद में क्या आ जाएगी आपके एचवी, यहाँ पे टेंस कौन सा है आपके फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यू टेंस। फ्यूचर कंटिन्यू टेंस की एचवी आपकी क्या होती है विल बी शैल बी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आई और वी नहीं दिया इसलिए शैल बी तो लगेंगे नहीं, सी के साथ आपके लग जाएगा विल बी। ओके, उसके बाद में आएगी आपके एमवी, एमवी यहाँ पे क्या दी हुई है हेल्प, पैसिव वॉइस होता है तो उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म रहती है हमेशा थर्ड फॉर्म, तो हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी हेल्प्ड। ओके, उसके बाद में क्या हो जाएगा आपके जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आई जो है सबसे लास्ट में आ जाएगा। अब आई सब्जेक्टिव केस में, इसको ऑब्जेक्टिव केस में ले जाऊंगा तो आई का क्या हो जाएगा मी, लेकिन उससे जस्ट पहले एक शब्द जुड़ जाएगा बाई, हो जाएगा बाई मी। डन। अब देखिए अगला सेंटेंस है काइंडली एक्सेप्ट हिम फ्रॉम स्कूल फी, ठीक है, तो जब वाक्य में काइंडली और प्लीज आ जाए और उसका पैसिव वॉइस बनाने को कह दे तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो आगे काइंडली और प्लीज कोई भी जो भी दे रखा हो उसको हटा देना है और एक शब्द लिखना है, एक वाक्य लिखना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू exempt him from school fee। ये भाई यहाँ पे फी है, मैंने मी लिख दिया जैसे फी जाएगा। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेम क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि यहाँ पे आपको क्या है कि भाई एक सेंटेंस दे रखा आंसर में उसका आपको क्या बनाना है क्वेश्चन बनाना है। तो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा वो किससे बनेगा हाउ से बनेगा, किससे बनेगा हाउ से। अब देखो सबसे पहले आंसर पढ़ो आपका क्या लिखा वी वर 3 ब्रदर्स, यानी कि हम 3 भाई थे। कितने भाई थे हम 3 भाई थे। अब यदि कोई प्रश्न पूछेगा तो कैसे पूछेगा कि भाई आप कितने भाई थे, क्या पूछेगा आप कितने भाई थे, यानी तुम लोग कितने भाई थे, ठीक है। तो प्रश्नवाचक शब्द अपना क्या होगा कितने, ठीक है, कितने भाई यानी कि संख्या पूछ रहा है तो संख्या के बोध में कितने की स्पेलिंग क्या हो जाती है आपके हाउ मैनी, तो हाउ के साथ आपके आ जाएगा मैनी। डन। दूसरी चीज आती है कि भाई जब वाक्य में हाउ मैनी, हाउ मच, हुज और विच आ जाए तो जो आपका ऑब्जेक्ट है इसी के साथ जुड़ा रहता है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है ब्रदर्स, तो हाउ मैनी के साथ ब्रदर्स आपका जुड़ा हुआ रहेगा। ओके, उसके बाद में यहाँ पे टेंस देखो क्या कौन सा है, टेंस आपके है पास्ट कंटिन्यू टेंस, तो क्वेश्चन भी किसमें रहेगा पास्ट कंटिन्यू में रहेगा, ठीक है। हाउ मेनी ब्रदर्स, अब बहुवचन है सीधी सी चीज है, यहाँ पे भी एचवी कौन सी आ जाएगी वर, और सबसे लास्ट में क्या बचा वी, ठीक है, वी का आपके क्या हो जाएगा यू, और अंत में हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। समझ आई बात। अब देखिए अगला है ऐड क्वेश्चन टैग टू द स्टेटमेंट गिवन बिलो, यानी कि आपको एक सेंटेंस दिया हुआ उसमें क्वेश्चन टैग बनाना है। तो देखो सबसे पहली चीज तो मैंने आपको बताई थी कि ये वाला सेंटेंस जो टेंस जिस टेंस में रहेगा ये भी उसी टेंस में रहेगा। ये कौन से टेंस में आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी यहाँ पे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाले मामला रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से एचवी आएगी, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की एचवी क्या होती है, सबसे पहली चीज तो डू और डज। दूसरी चीज ये वाक्य कैसा है, ठीक है, सिंपल टेंस का है, तो यहाँ पे जो अपन एचवी लगेंगे नॉट के साथ तो वो कैसे जुड़ेगी आपके डोंट से जुड़ेगी या डजंट से, ये चीज तो पक्की होगी, ठीक है। दूसरी चीज क्या कि अपना यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा यूज लेंगे,
यहाँ पे लिखा हुआ है एवरीवन। अब एवरीवन के स्थान पर यहाँ पे मैं जो शब्द यूज लूंगा वो सार्वनामिक शब्द होगा यानी सर्वनाम का शब्द होगा। एवरीवन का मतलब होता है सभी लोग, और सभी लोगों का मैं यदि सर्वनाम शब्द बनाऊं तो सर्वनाम शब्द बन जाएगा वे, और वे के अर्थ में अपन क्या यूज लेते हैं, दे। अब दे के साथ आपके जो एचयू आएगी वो आएगी डू, लेकिन यहाँ पे अपन नकारात्मक भाव रखेंगे तो डू के साथ नॉट जुड़ जाए, क्या आ जाएगा, डोंट। और सब्जेक्ट है आपके यहाँ पे एवरीवन के सार्वनामिक शब्द के अर्थ में क्या हो जाएगा, दे। प्रश्नवाचक तो है ये। डन। तो चलिए आज क्लास अपनी यहाँ पे यहीं पे एंड होती है। मिलते हैं वापस आपसे अगले वीडियो में, तब तक हमसे जुड़े रहिएगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।